द साइट प्लान, और फिर उस पर थोड़ा सा वो इंक्वायरी करेगा, जो भी विटनेसेस, जो कंप्लेनेंट कहेगा, इंजर्ड कहेगा, इन्फॉर्मेंट कहेगा, इसमें विक्टिम कहेगा, कुछ भी सारा टोटल डाल दो आप। तो उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी, वहां स्पॉट पे कोई ब्लड है, कोई सीमन है, अगर कोई रेप केस है या कोई और है, तो उसके बाद ये सारी कलेक्शन ऑफ एविडेंस आ गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, एफएसएल को भेजी गई, उनकी सीलिंग रीसीलिंग, और आपको पता मालखाने में भी रखते हैं जो सीज्ड प्रॉपर्टी होती है, एनडीपीएस में भी रखती है, वेपन ऑफेंस हो गया, वो एक वहां पे रख दिया, कहां, जो पुलिस स्टेशन का मालखाना है, वो किसकी सुपरवाइजर में होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, चाहे वो मालखाना का इंचार्ज अलग बनाया गया होता है, और हर एक और उसका दर्ज रोजनामचा में करते हैं, जो भी वेपन ऑफेंस आएगा वो कहेंगे ऐसे मैं गया था ड्यूटी पे, जब कहीं भी पुलिस ऑफिसर ने जाना है, ये याद रखो। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस आपको जे कोई जाना है, आपको जैसे कोई पेट्रोलिंग के लिए जाना है, तो ही हैज टू, वो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट डालेगा, उसके साथ जितने लोग होंगे 4-5 जो भी होंगे वो सारे जाएंगे। बोलो वापसी करनी है तो वापसी में भी रिपोर्ट बैक होगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। हाँ, रोजनामचा डेली डायरी रखा होगा। हाँ, डेली डायरी यू विल फाइंड इन ऑल द पुलिस स्टेशन। अगर कोई क्वेश्चन देखो ना, ये बेसिक है, तो फिर उसमें क्या है, कई भी पुलिस ऑफिसर ने, वो डेली डायरी क्या है, ये रोजनामचा है, बही खाता होता है ना, जैसे एक दुकानदार ने रखा है, जैसे आप लोग कोई अपना रखते हैं, जैसे वकील लोग रखते हैं। हाँ जी, रफ टाइप नहीं होता है, रजिस्टर होता है, रफ नहीं होता, पूरा पेजेस होते हैं उसके। क्या क्या बोलना भैया, डेली डेली को क्या कहते हैं, रोज। यार यही प्रॉब्लम है ना, रोज नामचा, जैसे एक उसने नहीं रखा होता, एक व्यापारी ने, क्या होता वो, उसकी वो डेली होती है ना, लेजर वो रिप्रोड्यूस करता है, डेली डायरी होता है, वो जैसे होती है डेली डायरी पुलिस के पास, ऐसे ही उसका डेली का एक रजिस्टर होता है, एक वो बोल, जिसने किसने लिया, कैश भी कुछ हो रहा है, वो उसको भी रोजनामचा ही बोलते हैं, जो हमारे बैंक खाता है उसको बोलते हैं, जो आपने क्या चीज बेची, क्या चीज ली, और मोल कितना पैसा आया, शाम को वो करता है, तो जो आप कह रहे हैं फिर वो डेबिट करता है कहीं कि इतने पैसे उससे लेने हैं, इतना में वो होती है कैश बुक, या वो मेंटेन करते हैं, जो इधर आ जाएगी आपकी बात। अभी आप आ जाओ दोबारा वापस इस पे, सारी कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी, तो 2 किस्म की आपकी ये रिपोर्ट फाइनल इन्वेस्टिगेशन की होगी। मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूं अभी। एक जाएगी आपकी नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हुई उसका चलान कोर्ट में चला जाएगा, और दूसरे क्या होगा, 169 का फायदा देते हैं उसमें बेनिफिट, तो वो उसको अक्यूज को अपने लेवल पे ही, तो वहां नेगेटिव रिपोर्ट अख्तियामी, आपको पता है अख्तियामी क्या होती है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? अख्तियामी होती है फाइनल रिपोर्ट जो नेगेटिव में गई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन क्लोज में की है, अख्तामी आखिरी हो गया, ये इसका काम तमाम हो गया, नेगेटिव केस रिपोर्ट। तो नेगेटिव जब पेश हुई कोर्ट में, तो जज का काम है उस पर, मैजिस्ट्रेट का काम, अगर स्पेशल ऑफेंस होगा एंटी करप्शन का, एनडीपीएस का, वो स्पेशल जज देगा, उसमें क्या करना है, जज उसको पढ़ेगा इन्वेस्टिगेशन। मैं अभी नेगेटिव रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, याद रखो, नेगेटिव रिपोर्ट पे जज क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट या जज, स्पेशल जज, नॉट सेशन जज, डायरेक्ट कॉग्निजेंस किसी केस में नहीं लेता, वो आपको पता ही है, कमिटल के बाद आता है। तो उसमें क्या करेगा, नेगेटिव रिपोर्ट में वो देखेगा कि यार ठीक इन्वेस्टिगेशन होगी, कई बार उसकी नेगेटिव रिपोर्ट पे कंप्लेनेंट आ जाता है, और ये आपने सुना भी होगा, कंप्लेनेंट इज टू बी हर्ड, विक्टिम इज टू बी हर्ड बिफोर मेकिंग एनी एक्सरसाइज ऑन द क्लोजर रिपोर्ट बाय ए मैजिस्ट्रेट, बाय ए जज। तो फिर उसको सुनना है, किसको, कंप्लेनेंट को, इंजर्ड को, whosoever is aggrieved part, on whose motion, who has set the law into motion, investigation into, who lodged the report, whosoever, तो विक्टिम को सुनना। तो फिर उसके बाद क्या, अगर एग्री करता है पुलिस रिपोर्ट के साथ, देन क्लोज्ड, केस क्लोज्ड,
खत्म हो गया। अगर करेगा नहीं ये गलत है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लब सुन लो, री इन्वेस्टिगेशन नहीं, री इन्वेस्टिगेशन भी होती है, ऐसी बात नहीं, जब नई एविडेंस आएगी, कोई नई एविडेंस आया तो री इन्वेस्टिगेशन हो, तो अदरवाइज कई बार पुलिस खुद भी री इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते हैं, कोई उनके पास नया क्लू आ जाता है, कुछ एडिशनल, वो तो एक आपने बाद में बात करूंगा जी, हो गई ये वाली बात। कई बार क्या करता है मैजिस्ट्रेट, उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन, हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोटेस्ट पिटीशन? व्हाट इज द प्रोटेस्ट पिटीशन? दैट इज प्रोटेस्ट पिटीशन इज, प्रोटेस्ट का क्या मतलब हुआ, कौन करेगा प्रोटेस्ट? कंप्लेनेंट, एग्रीव्ड विक्टिम, हूसएवर इज, वो कहेगा सर ये जो गलत किया इन्वेस्टिगेशन, मुझे सुना ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझे ये कुछ, तो वो अपनी एक दे देगा रजिस्टेंस, मतलब एक किस्म की पिटीशन देगा, जज उसको पढ़ेगा। आप आगे आ जाओ थोड़ी पहले, आप प्लीज काम, अरे बताइए क्या? देखो चार्जशीट, आप, मैं नेगेटिव रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये जो सारी बातें हो रही हैं चार्जशीट, आप दो चार्जशीट इसको होता उल्टा, जब फाइनली पॉजिटिव रिपोर्ट हो, जब ट्रायल के लिए करना है, ये ट्रायल के लिए नहीं जो हम बात कर रहे हैं, ये क्लोजर के लिए। तो प्रोटेस्ट पिटीशन नेचुरली जब जज के पास, मैजिस्ट्रेट के पास, पुलिस अपनी नेगेटिव रिपोर्ट पेश करेगी, तो उसमें मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ बोलो कौन सा प्रोटेस्ट पिटीशन, इसी में ना ना, ऐसे नहीं होता, प्रोविजन नहीं होता है, ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, ये एक मतलब वो आ गया, ये सुनना, ये जो सारा एक वो बना लिया है कि कंप्लेनेंट को सुनना है। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, किसी ने रिपोर्ट लगाई, ठीक है, उसके एब्सेंस में ही मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट कर ले नेगेटिव रिपोर्ट, तो ही शुड हैव बीन हार्ड, जिसने रिपोर्ट करवाई इतनी, तो उसको क्या पता है कि उस मेरी बैग में क्या हुआ, पुलिस ने क्या केस रखा जज के सामने क्लोजर का, इसलिए उसको ये साइटेशन है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड करते। तो फिर उसके बाद तीसरा काम जो मैं कह रहा हूं, उसमें जज कॉग्निजेंस भी ले सकता है, उस प्रोटेस्ट पिटीशन को ट्रीट कर सकता है एज ए कंप्लेंट, तो उसको कहेगा भाई आप दो एविडेंस लाओ, दो विटनेस लाओ, उसका बयान लिखेंगे, एक विटनेस का, तो प्रोसेस इशू कर देंगे। तीन चीजें ये आपने सुनी होगी, वो फिर कॉग्निजेंस किस में लेगा? सेक्शन 200, सेक्शन 200, 190 जोड़ लो और प्रोसेस निकाल दिया 204 में, वही वहीं पे आ गए ना, ये आ गया एक साइड, ये आ गई नेगेटिव। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ पूछना, कोई डाउट है? चलो दूसरे आ जाओ। जब चार्जशीट तैयार हो गई पॉजिटिव, मतलब पुलिस ने केस प्रूव कर दिया जो भी एक्यूज थे, तो कोर्ट में चार्जशीट चले गई। पहले हम आएंगे जो आपने बात की सेशन ट्रायल में, तो सेशन ट्रायल में पेश कर देते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, डायरेक्ट तो जाना नहीं, तो जहां जो जम्मू में है, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। तो अगर कोई पेरीफेरी वाला, कंट्री वाला होगा, साइड वाला कोर्ट, वहां पे मैजिस्ट्रेट में, जैसे आपके कंट्री साइड कोर्ट्स हैं, तो देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, ही कमिट्स द केस। 207 में है ऐसा, और 209 में है, वो किसको करना है वहां पे? जो 209 में कौन जाएगा? अक्यूज, क्योंकि मर्डर ट्रायल होगा, सेशन ट्रायल होगा, अगर बेल पे ना होगा तो उसको कस्टडी में भेजना है टिल कमिटल इज ओवर। जब आज समझो चलान आ गया मैजिस्ट्रेट के पास, तो 14 दिन का डेट डालनी है, जो वहां पे सेशन जज के पास फाइल जाएगी, तो सेशन जज कॉग्निजेंस लेगा, उस दौरान मुलजिम को कहां रखेंगे? अगर वेल ना होगी, वो जाएगा जुडिशियल लॉकअप, कोई भी कंसर्न जेल होगी। ये एक, अगर बेल होगी देन ही वुड बी डायरेक्टेड, और पीपी को नोटिफाई करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया है, कमिटल फलानी डेट अक्यूज को देते हैं। वो सेशन ट्रायल में, अभी सेशन ट्रायल शुरू हो गया, हु विल ओपन द केस सेशन ट्रायल में?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस सारी बिगनिंग है, तो उसने क्या करना, ओपन करके क्या बताएगा कि एलिगेशन चार्ज क्या है एक्यूज के खिलाफ इन ब्रीफ। तो उसमें क्या है आगे, उसमें फिर आगे चलो, उसके में चार्ज डिस्चार्ज मैं बोल रहा लिखता था, जहां पे जजेस जहां पे लिखते हैं चार्जेस, तो डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो मैं लिखता था अर्जान फॉर आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज डिस्चार्ज, जहां मतलब क्योंकि चार्ज भी हो सकता है उस दिन, डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो फिर स्टार्ट किसने करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। तो डिफेंस ने अपनी बात रखी। तो वो जब आर्गूमेंट्स हो गए, तो आफ्टर अगर कोर्ट ने, सेशन जज ने फाइंड आउट कर लिया कि भाई नो केस इज मेड आउट, तो ही इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज, तो देन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो डिस्चार्ज वाला कैप्चर खत्म, वो अक्यूज चला गया। अक्यूट और चार्ज डिस्चार्ज में फर्क है, ये देख लेना आप। इज नॉट एक्यूटेड बट डिस्चार्ज ऑन, क्योंकि उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बना, जो चार्ज शीट थी वो फेल हो गई एट द इनिशियल स्टेज। कम टू, फिर उसके बाद क्या आ गया, फिर उसके बाद जब चार्ज फ्रेम हो गए, तो प्रोसिक्यूशन इज डायरेक्टेड टू लीड एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट करना। तो प्रोसिक्यूशन जो पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो नेक्स्ट डेट को अपनी एविडेंस लाएगा। वो इसमें लिखा है कि वो उसकी चॉइस है, किसको लाना है, कैसे करना है, वो वही सिलेक्ट करता है। तो फिर क्या होता है, क्रॉस, तो पता है आपको, चीफ होगा किसी भी विटनेस का, क्रॉस एग्जामिन होगा, अगर कहीं एम्बिग्यूटी वगैरह कुछ होगा तो री एग्जामिनेशन। ये खत्म, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ गए। उसमें लास्ट आईओ आ गया, एफएसएल का कोई होगा, जो डॉक्टर होगा, ये सारी एविडेंस, तो ये सारी एविडेंस सभी में वैसा ही हो। अभी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एविडेंस क्या होगा, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस पुट करनी है। किसको, 313, ये सारा कॉमन है। ये समन में भी, ब्रांड में, ये क्या मिसलिनियस में आता है, 313 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल, ये उसको पुट करनी है इनक्रिमिनेट। सुनिए, इसी में हम लिखते थे 273 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 273 अगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल कुछ नहीं है, किसमें, जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लीड की है, तो देन accused is to be acquitted in terms of section 273 of code of criminal procedure। ये एक जाता, जो 2 बार सर ने कहा ना आपको कि भाई 2 बार बहस होती है, वो इसी पे होती है, ये जो 273 की। और 273 के साथ मैं क्या लिखता था, जब 313, क्योंकि अगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल होगा, he would not be acquitted। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है। उसमें उस वक्त जो एविडेंस है, उसको मेटिकुलसली हमने नहीं देखना है। किसको, जब 273 की बहस होती है, उसमें देखना है कि अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, कोई कुछ लोगों ने बोला है कि भाई इसने जुर्म किया, कोई एविडेंस आ गई कुछ, तो थोड़ा सा लाई, अगर तो उसके बाद क्या हो गया, अगर तो एविडेंस नहीं है इनक्रिमिनेटिंग, the accused would be acquitted in terms of 273। तो अगर नहीं एक्यूट हुआ, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, तो accused is to be given opportunity। गिवन अपॉर्चुनिटी, ये मैटर ऑफ राइट है उसका डिफेंस लीड करने का। ये ब्रांड ट्रायल में कुछ और है, इसमें कुछ और है, थोड़ा सा फर्क है इसकी रीडिंग में। जब आप इस सेक्शन को पढ़ो, तो फिर क्या हुआ, वो उसने डिफेंस लीड करना है। डिफेंस में वो अपने विटनेसेस खुद भी ला सकता है, और अगर कोई ऑप्शनल विटनेस है, ही कैन गेट दोज भी सम। तो जब डिफेंस भी हो गया, जे भी हो गया, फिर आफ्टर दैट डिफेंस एविडेंस क्लोज्ड, तो देयर वुड बी आर्गुमेंट्स, फाइनल आर्गुमेंट्स। ये जो 2 बार कहा ना सर ने, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स में है जजमेंट कन्विक्शन में भी जा सकती है, और इसमें जा सकती है, एक्यूटल में जा सकती है। एक्यूटल में जाए अच्छी है। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट देनी है, जहां डेथ सेंटेंस देनी है सेशन जज ने, फिर क्या करना है बताइए, उसको क्या करना है, इनफॉर्म, हाँ कंफर्म करना, रेफरेंस करना एक साइड में, उसको भेजना है। वो कौन सी सेक्शन है, 378 या 374, चलो जो भी होगी कोई बात, तो फिर वो रेफरेंस के लिए भेज देनी है।
को फाइल जाएगी। अच्छा सुन लो पहले, जब मैंने बीच में एक छोड़ गया बात, क्वांटम पे सुनना है उसको। आफ्टर कन्विक्शन इन सेशन ट्रायल केसेस, आफ्टर कन्विक्शन फर्स्ट देयर इज ए कन्विक्शन, अक्यूटल कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन होती है तो फिर क्या करना है, फिर अक्यूज को क्वांटम पे सुनना है। क्वांटम पे क्यों सुनते हैं, कल एक मैंने साइटेशन आपके मार्क वाले ग्रुप में डाली। क्वांटम में क्यों डालते हैं, क्वांटम में इसलिए डालते हैं कि उसको एक रिफॉर्मेटरी, कई बार उसको ये होता है कि कितनी सजा देनी है, लाइफ देनी है या डेथ देनी है। अगर वो मर्डर ट्रायल वगैरह जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स है, वहां पे कुछ भी होगा क्वांटम पे सेशन जज ने सुनना है। तो जो जो 10 जो लाइफ और डेथ के लिए कंफर्मेशन के लिए भेजना है, और बाकी को मेरे लिए कोई जरूरत नहीं, वो कोर्ट अपने लेवल पे। तो उसके बाद अक्यूज अपील में भी जा सकता है, कन्विक्शन हुई तो क्विटल हुआ तो जो गवर्नमेंट है जो वो क्विटल अपील भी हाई कोर्ट में दायर। मजे है सेशन ट्रायल का। तो अगर कोई क्वेश्चन आ तो पूछो, इफ एनी कोई रह गया, कोई चीज पूछनी है तो यू कहना। तो हाँ जी, आवाज नहीं आई जो माइक है यार, माइक है किस पे बहस, मतलब चार्जेस पे बहस क्या, हाँ तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, मतलब अगर अगर कौन बोलेगा, एक्यूज बोलेगा, कंप्लेंट में देगा कि कोई चीज छोड़ गए हैं, तो उसका रेमेडी है ना, बाई वे ऑफ रिविजन। अगर कोई अमिट हो गई, ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू रिविजन, दिस चार्ज वाला, इसमें अपील फिर, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो उसमें विक्टिम नहीं। देखो कोई भी केस है, ये मैं क्लियर कर दूं, स्टेट का चाहे ब्रंट ट्रायल है चाहे सेशन ट्रायल है, जे प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है स्टेट ने। जैसे हमने एक पहले बात की थी, हमने कहा है जो पब्लिक जो आपका प्राइवेट काउंसिल है, जब विक्टिम है वो अप्रोच कर सकता है। कई केसेस में अगर बिल्कुल लगता है कि भाई प्रोसिक्यूशन की कोई, तो वो डायरेक्ट भी जा सकता है विक्टिम, जहां कनाइवेंस लगती है कि उसके साथ, इन दैट केस तो कोर्ट ग्रांट्स, हाई कोर्ट ग्रांट्स परमिशन, इंटरटेन कर लेता है उसकी रिवीजन या जो है। इसमें वो अगर कोई अमिट हो गया चार्ज तो वो चले जा सकते हैं ऊपर भी। अगर चार्ज के अगेंस्ट, अभी आपकी बात आ जाओ चार्ज के अगेंस्ट, एक्यूज भी जा सकता है इन रिवीजन, और 482 में भी जा सकता है, 482 सीआरपीसी में भी जा सकता है क्वैश करवाने के लिए। अगर कोई भी है, कोई किसी एक्यूज नहीं बनता है उसके खिलाफ, तो ये भी एक बात है। वो दोनों दूसरी से एक विक्टिम भी जा सकता है, अक्यूज भी जा सकता है। तो ये, और कोई पूछो इसमें तो, और कोई, हाँ देखिए जो ये तो, हाँ हाँ, देखो जॉब वाला जो आप कह रहे हो ना, जॉब वाला एक अलहदा है मिसकंडक्ट, जो सिविल क्लासिफिकेशन रूल्स वगैरह जो आपने कंट्रोल क्लासिफिकेशन रूल्स है ना, वो सारा रेगुलेट करता है। अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट, उसको रेगुलेट करता है। मैं आपको मोटी बता देता हूँ, 48 आवर्स के अंदर कोई रहे, अगर वो कस्टडी में रहे तो उसके खिलाफ वो सस्पेंड कर देते हैं। जो एक दूसरी बात आ जाओ आप, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है, जो उसके खिलाफ हो रही है, वो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है vis-a-vis क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आपने बहुत अभी बहुत साइटेशन आ गए हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर कोई अक्यूट भी हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर कोई एक्यूज अक्यूट हो सकता है किसी चार्जेस में,
तो जरूरी नहीं है कि उसको रीइंस्टेट कर दे गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि वो पैरेलल प्रोसीडिंग्स है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है। उससे इप्सो फिप्टो वो नहीं हो सकता कि वो एक्यूट हो गया रीइंस्टेट। पहले ये पोजीशन भी करते थे कहीं, लेकिन अभी लॉ की पोजीशन चेंज। तो एक आपने वो सुना है कि पब्लिक सर्वेंट जो आपके पास नहीं होगा करप्शन एक्ट वगैरह, पीओ में था, आपने नहीं है, तो उसमें वो होता है कि जो रिटायर ऑफिसर हो जाता है उसको सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो और बताए ब्रांड ट्रायल का फर्क, ब्रांड ट्रायल का सुनना। हाँ जी, क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, सुनिए। ये जो क्राइम हुआ, आप क्राइम हो गया, मैं आपको इसमें बताता हूं कि डिटेंशन, जब हमने पीछे किया था ये, तो डिटेंशन, अरेस्ट और कस्टडी। अरेस्ट कब आएगा? अरेस्ट बड़ी दूर की बात है, अभी अरनेश कुमार की जजमेंट आ चुकी है, एक स्टेप बहुत दूर है। पहले आपको सब क्या करना है, पहले अगर कोई सस्पिश, हाँ बोलिए, कोई सस्पेक्ट है एक किसी क्राइम का, तो उसको किसके नीचे करते हैं अरेस्ट? कोई अगर समझो किसी ने कोई थेफ्ट केस हो गया, जो क्या होता है जब थेफ्ट केस रजिस्टर्ड होता है तो उसमें कई बार चोर नहीं पकड़ा जाता, मोस्टली चोर नहीं पकड़े जाते, तो उसमें क्या करते हैं, पुलिस रजिस्टर कर लेती है किसी कंप्लेनेंट विक्टिम के भी, जिसके घर चोरी हुई, जिसके मकान, जिसकी प्रॉपर्टी गई। कई बार क्या होता है, मोतबर जुराई सोर्सेज, देयर ओन सोर्सेज, पुलिस सोर्सेज पे वो एफआईआर लगा देते हैं, ठीक है। उसके दौरान क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 10-20 जो होते हैं, जो लोग उस एरिया में या किसी और, उनको रखे होते हैं सस्पेक्ट, उनको कई बार हमने कहते हैं जो सीआरपीसी के ना, ये 9 नंबर, ये उनको कहते हैं 9, वो 109 में होते हैं ना, क्या कहते हैं, बैगरेंसी, वो लफ्ज है ना, बैगावांट्स। बैगावांट्स, यू माइट बी नोइंग द बर्ड्स, जो आवारा किस्म के लोग जो यही इस पे ही रहते हैं, जो क्राइम पे ही रहते हैं, उनकी एक्टिविटी बड़ी सस्पिशियस होती है। इन लोगों को बुलाते हैं जहां किसी ने पुरानी चोरी की है, वो कन्विक्ट हुआ है, जहां उस पर वो सस्पेक्ट लाते हैं अपने पास, उनको इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट पूछेंगे, भाई यार उस वक्त तू कहां था जब ये चोरी हुई, जैसे आपने देखा होगा पुलिस, तो वो पूछते हैं, तो कई बार उनको कन्फेशन हो जाता है। जब कन्फेशन हो जाता है तो वो फिर उनको J54 में करते हैं। तो जब कितनी देर, फिर उसको फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है। कस्टडी में, हर अरेस्ट में कस्टडी है, हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं है, समझे नहीं बात, ये मोटी बात है। एक और है डिटेंशन, क्या होती है डिटेन 3-4 किस्म के होते हैं, सुनिए। एक डिटेन होता है, फॉर एग्जांपल आप सस्पेक्ट है, एनडीएस पे एक इंटरसेप्शन हो गई, आपको हो गया कि ये चोरी का माल लेके जा रहा है, जहां एनडीपीएस का कोई इस पे नारकोटिक्स है, आपने कहा रुको, वो पुलिस इंटरसेप्शन पार्टी है, वो नाके पे है, अगर रुक जाओ भाई, इसको खड़ा कर दो साइड, जो जो उसकी प्रिवेंट किया ना उसको, वो प्रिवेंशन होगी, सिर्फ शक है उस पर, फिर उसको थोड़े पूछेंगे क्या है, कहां से आई, ये है, वो डिटेंशन होगी थोड़ी, एक डिटेंशन वो कर, उसके बाद उसको सर्च हो गई, उसकी सर्च की, पर्सन सर्च की, दूसरा किया, ये अक्सर जहां पे पुलिस, आप वकील लोग या डिफेंस में पूछते हैं ना क्वेश्चन, जहां पूछते हैं, तो वो अरेस्ट और डिटेंशन इसमें फर्क नहीं समझते, और कई बार फंस जाते हैं, आईओ होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जो उसने डिटेन किया वो क्या कर लेते हैं, अरेस्ट पहले डाल देते हैं, फिर सर्च करते हैं पर्सनल, वो उसको वहां पे रिटेन है, इसके पास है कुछ, हाँ भाई मेरे जेब में है कुछ, तो वो उसको रिटेन, फिर उसमें एफआईआर लगती है, जब सस्पिशन होता है, वो जो डिटेंशन है वो एक डिटेंशन वो होगी, ये कोई डिटेंशन लंबी डिटेंशन नहीं है, इसको फॉर्मेट डालना आपने कहीं भी। एक डिटेंशन आती है जो क्रिमिनल प्रोसीजर की 107 है, पता है 107 क्या होता है, नुक्से अमन का खतरा, ब्रीच ऑफ पीस, जिसपे कॉग्निजेंस कौन लेता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट।
ब्रीच ऑफ पीस के लिए, और 151 इन्वॉल्व करता है, उसमें वो उसको कस्टडी में रख लेता है, प्रिवेंशन कस्टडी, जो आपने देखा तहसीलदार के पास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। एक होगा कि डिटेंशन, एक हो गई आपकी प्रिवेंशन डिटेंशन, किसकी, पीएसए में या पब्लिक डिटेंशन एक्ट, ठीक है। तीन, ये तीनों किस्म की। अच्छा, अभी अरेस्ट है, अरेस्ट हर केस में करना जरूरी नहीं है। अरनेश कुमार की जजमेंट आपको पता है, 7 ईयर तक अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू डीकंजेस्ट द जेल्स। आपने देखा होगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ये फर्स्ट प्यूनी कौल साहब हैं, संजय कृष्ण कौल, उन्होंने कहा यार ये लोग जो नीचे हैं वो बेल बॉन्ड ही नहीं दे सकते, उनके पास पर्सनल बेल बॉन्ड देने के लिए तो वो जेल में ही रहते हैं। तो अभी पीछे सीजीआई ने कहा कि हमारे पास बेल्स आ रही हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और नीचे बेल ही नहीं ग्रांट कर रहे हैं। एक उन्होंने एक अपना वो दिखाया ये पीछे कि हमारे पास रोज उसने कहा कि इतने हमने जो बेंच बनाए हुए हैं सिर्फ बेल सुनने के लिए। तो बेल उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा कि यार रेस्ट ही थोड़ी सी रिड्यूस करो, यहां कोई इमरजेंसी है। और अरेस्ट करने में कितना होता है, स्टिग्मा आ जाता है, जिसके घर का बंदा अरेस्ट होगा। पहले क्या था, जिसको भी पकड़ा 447 हुआ, पुलिस उधर से वो कोई भी किसी किस्म का भी इन्फ्लुएंस में आगे, अदरवाइज आगे एक रिवेंज टाइप का हो जाता, पुलिस को कुछ नहीं करना था उससे। अरेस्ट क्यों जरूरी है, एक बिल्कुल शॉर्ट सी बात है, अरेस्ट है कस्टोडियल इंटेरोगेशन, कोई रिकवरी करनी है आपने, कोई उससे कोई लिंक जोड़ना है, कोई किसी को कन्फ्रंट करना है विटनेस को, जो एविडेंस आई है भाई आप वहां कहते, दूसरा कहेगा सर ये मेरे पास है, ये लास्ट में वहां देखा गया जहां क्राइम हुआ, तो ये क्या आ गया, ये जो अरेस्ट इसलिए जरूरी है, अदरवाइज इसलिए रमेश कुमार में और उसके मुताबिक अमेंडमेंट भी हो गई, 41B है क्या ए है, उसमें आपको नोटिस देना है, किसको, अक्यूज को, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद अगर आप अरेस्ट जरूरी है तो अरेस्ट, ये है अरेस्ट, कस्टडी और डिटेंशन में। तो आपको पता है रिमांड, आर यू नोइंग अबाउट द रिमांड, कईयों में 60 है, कईयों में 90। 60 में वो 10 ईयर्स वाला वो नीचे है, और दूसरा है तो एक डिफॉल्ट बेल वाले में सुना है आपने, डिफॉल्ट बेल वो है जहां आपका पीरियड खत्म हो गया, नया रिमांड नहीं हो सकता, वहां वर्ड देख लियो क्या है, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चार्ज अगर शीट नहीं पेश की, क्योंकि चार्ज शीट तब पेश होती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो अगर नहीं हो तो उसने एप्लीकेशन देनी है, ए नई साइटेशन आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन देनी है, तो बेल सीक करनी है अक्यूज ने, जब उसका पीरियड 16, 19 एनडीपीएस में है, ज्यादा है वो भी, चलो जो भी स्पेशल। ये आ गया एक रिमांड। जो हम ट्रायल के दौरान अक्यूज को कस्टडी में भेजते हैं, सेशन ट्रायल के दौरान या कोई ब्रंट ट्रायल जो भी होगा जिसमें भी अक्यूज है, बेल नहीं ग्रांट हुई, तो वो किसके तहत भेजते हैं, एक तो आ गया 167 जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, तो कमिटल के दौरान कब भेजते हैं, किसमें भेजते हैं बताइए। देखिए 3 रिमांड हैं अगर आप इसको पूरा, हाँ 209, पहले 167 इन्वेस्टिगेशन, कमिटल 209, और 3 आ गया 309 जो आपने किसमें, ब्रांड ट्रायल में भेजना है, जो कोई भी है जिसमें ट्रायल चलाना है ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो उसका हम देते हैं ना कमिटल में, उसमें डेट डालते हैं नेक्स्ट, जो वो उसको भी ये लफ्ज रिमांड वहां पे नहीं है, लेकिन जो एकेडमिक लोग हैं कोर्टों में तो रिमांड ही लिखते हैं, जो वो लिखते हैं। अच्छा रिमांड कैसे देते हैं, अभी तो चेंज हो गया सारा सिस्टम, अभी तो रिमांड आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल हाजिरी अक्यूज की जरूरी है।
ये भीम सिंह का केस आपको याद होगा, पढ़ा होगा, जो उसमें मैजिस्ट्रेट के सामने कोई एविडेंस नहीं थी, ही वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट फिजिकली, उन्हें उसकी इलीगल कन्फाइनमेंट कंसिडर हुए, ही वॉज गिवन कॉम्पनसेशन ऑफ, वो आपको बताना। तो इसलिए फिजिकल, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी करो तो फिजिकल तो है ना, चाहे फिजिकल मतलब देख तो रहे ना सामने, इन हिज एब्सेंस, शॉर्ट है, इन हिज एब्सेंस रिमांड करना। ये तो बेल का क्या है, बेल 3-4 किस्म की है। कौन सी बेल? बेलेबल ऑफेंस में 436 एक वो बेल आ गई, बेल ऑफेंस। 437 में कौन सी बेल आ गई? जो नॉन, जो आगे नॉन बेलेबल है, तो नॉन वो कौन देता है 437 में बेल? सास है, कौन देता है? पहले कहां जाते हैं बेल करवाने के लिए? कौन से कोर्ट में जाना है? किसके पास जाना है बेल के लिए? मैजिस्ट्रेट के पास। सीजीएम, सीजीएम भी मैजिस्ट्रेट ही है ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में, उसके पास बेल। क्या बेल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी ग्रांट करता है? नहीं, वो नहीं ग्रांट करता है, लेकिन अगर 107 का कोई चलान हो तो वहां वो भी इंक्वायरी के दौरान वो भी बेल ग्रांट करता है। तो ये आ गया आपका बेल मैजिस्ट्रेट के पास। तो अगर मैजिस्ट्रेट बेल ना दे, ये कोई नहीं है कि मैजिस्ट्रेट बेल 7 साल तक देता है या 10 साल तक देता है, मैजिस्ट्रेट भी बेल दे सकता है। जहां वो पूरी 437 एक्सेप्शन क्या है? राइट, एक रिगर है, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, उसमें रिगर 437 में एक प्रोवाइजो है। हाँ, उसमें प्रोवाइज, उसके बीच प्रोवाइजो है नीचे, अगर वीमेन है, सिक है, जहां 16 ईयर्स का है जो, तो फिर 438 आ जाओ। 438 में एंटिसिपेटरी है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। और उसमें आपने देखा कभी ये एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर देखा कभी? क्या लिखा होता है उसमें? थोड़ा सा बताइए। वो तो आ गया ना, 7 ईयर दिया, 5 ईयर दिया, उसमें और क्या लिखा है? ना पहले स्टार्ट में, हाँ चलो बोलो 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 बोलो। आज ये जर्नली लिखा होता है 7 ईयर्स रख लेते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट मूवमेंट, जहां कहीं जिसमें नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद ध्यान से सुनना। उन्होंने लिखा होता है इन अवेंट ऑफ अरेस्ट, आप सेक्शन में पढ़ लो 437 में, वो वहां लिखा है इन अवेंट ऑफ अरेस्ट। अगर उसको अरेस्ट करना है, किसको? अक्यूज को, तो उसकी इतने हजार थाउजेंड की बेल बॉन्ड लेके 20,000 50, इसका क्या मतलब हुआ? बेल आपको ग्रांट हो गई है इन एंटिसिपेशन। देखो लफ्ज क्या है, सुनो मेरी बात, मैं कोर्ट ने दे दिया आपको बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, जो पुलिस ऑफिसर करेगा, वो पहले अरेस्ट करेगा आपको। अरेस्ट करके बेल क्यों देनी है? बेल बॉन्ड क्यों देने हैं मुझे बताओ आप सीधा। ये लोगों को ये कंफ्यूजन है, जजेस को भी होता है। जैसे आप अपना ऑर्डर बताओ, या इसमें ही आपके पास 438 होगा, निकालो बच्चे, निकाल लो कोई 438 क्रिमिनल प्रोसीजर का निकालो, अगर है किसके पड़ोस। ये कौन सी बुक है? हेलो, ये कौन सी बुक है? ये कौन सी बुक है? और हाँ, सीएसपी है आपके पास? 438 देखो, पढ़ो पढ़ो, 438 पढ़ो। ये जो इससे ही नाइस्टीज उठते हैं, और क्वेश्चन अगर आपने पूरा फॉलो किया गया है ना, तो क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे जहां कहीं भी होंगे। देखिए क्या लिखा है, और यू विल फाइंड इन एवरी एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर्स ए ऑर्डर। देखिए बाकी पढ़ो आप। फॉर ए डायरेक्शन,
ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है एंटिसिपेटरी बेल में। मैं पढ़ूं पूरा स्टार्ट से। व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंटिसिपेटरी बेल किसमें क्लेम करोगे आप? नॉन बेलेबल ऑफेंस में। और उसको एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि मुझे ये गिरफ्तार करेंगे। ही मे अप्लाई टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली जुरिस्डिक्शन फॉर ए डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन दैट, सुन लो, दैट इन अवेंट ऑफ अरेस्ट, जो मैंने बोला आपको, he shall be released on bail and direction under this section that in event of such arrest he shall be released on bail and that court may, after taking into consideration inter alia the following factors, namely, ये देखना है, ये हर एक में यू विल फाइंड 437 में बेल ग्रांट करनी है बेलेबल के स्वाय। ये ग्रेविटी ऑफ होती है, एंटीसीडेंट होता है और दोबारा रिपीट ना करे ऑफेंस। इसलिए possibility of applying flee from tampering of evidence, fleeing from the with object of injuring or humiliating the applicant by having so arrested। ये इसलिए ये जो इन अवेंट ऑफ अरेस्ट, अगर वो उसको अरेस्ट करना चाहता है आईओ ऑफिसर इंचार्ज पुलिस, तो ये बेल अगर आपको उसको काम आएगी। इन एंटी ग्रांट उसको पहले हो गई है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट होगी, इसलिए इसको कहते हैं एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। लेकिन अरेस्ट होने पे पहले अरेस्ट करेंगे तभी बेल देंगे। तो ये जो बात, ये थोड़ा सा इसमें एक आपके पास और आया है 436A। 436A क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें है कि ये जो हम पहले हाई कोर्ट में क्या करते थे सर, रोप एक कराई रहती थी, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, आर्टिकल 21 करते थे, सर ट्रायल इज बीइंग going long, it will take quite some time, the accused is in the jail, in the custody, in incarceration for the last 5 years है। तो इस सारी जिन बातों को देखते हुए तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, उनको ही अवाल हुआ लाया। उन्होंने क्या किया 436, अगर किसी केस में हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अक्यूज ने अगर एक ऑफेंस की 10 ईयर्स जो पनिशमेंट है मैक्सिमम, तो अगर किसी ने 5 साल काट ली है तो उसको बेल की इंटाइटलमेंट है। ही कैन अप्लाई फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ डेथ। फिर भी डिस्क्रिप्शन तो कोर्ट ने करनी है, लेकिन चांसेस आर। एक दिन क्या हुआ, मैं इधर एक आपको बताऊं, एक इंसिडेंट जो होते हैं ना हमारे प्रेस रिपोर्ट, ये डबल एज्ड इनका काम होता है। तो एक पॉक्सो का केस था, पॉक्सो 354 में वो होता है ना, वो उसी में डालना जो हमारा मॉडेस्टी अगेंस्ट था जो वाला है, जो इसमें पॉक्सो। उन्होंने क्या किया कि एक बेल ग्रांट कर दी हाई कोर्ट ने। तो केस यही था कि ही वॉज बिहाइंड द बार फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। तो ऑर्डर आ गया, तो उसमें वो ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, वही लिखा है कि भाई ये आगे ही इसमें है, तो नो ही इज इंटाइटल्ड, तो बेल ग्रांट होगी। तो प्रेस वाला एक रिपोर्टर कहता देखो जी इन्होंने पॉक्सो में बेल दे दी, मतलब वो ही वॉज नॉट नोइंग ये एक लॉ की इन्फोर्समेंट है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किया गया। तो ये सारी बातें हैं। ये जो A436 ये न्यू एडिशन हुआ है इसमें, ये CRPC में, ये हाफ, ये भी क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। और एक बात बताओ, अगर सेशन ट्रायल जज, जब मैं सेशन जज, क्योंकि कंकरेंट की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी सेशन ट्रायल की एंटिसिपेटरी बेल में, अगर एंटिसिपेटरी बेल सेशन जज रिजेक्ट कर देते हैं बाय द एग्रीव्ड, जिसकी बेल रिजेक्ट वो हाई कोर्ट में जा सकता है। कैसे जाएगा? कंकरेंट जुरिस्डिक्शन थी। बताओ, थोड़ी बात करो। और 38 के नीचे है नहीं, ये लॉ आ गया है, सुपीरियर कोर्ट है, कैन इंटरटेन।
मतलब ये सुपीरियर कोर्ट इंटरटेन कर सकते हैं। जैसे ही एक मैजिस्ट्रेट 437 में जाते हैं ना, मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं और सेशन कोर्ट के सेंट्रल बेल, दूसरी बेल, रेगुलर बेल जिसमें अरेस्ट है, वो उसमें भी जा सकते हैं। 439 एक ये एंटिसिपेटरी की बात की, एक सेशन जज और दूसरा बेल देता है। वो 439 में कौन बेल देता है? सेशन जज एंड हाई कोर्ट। उसमें कोई नहीं लिखा है 437 के लंबा है ना, सेटिस्फाइड, दूसरा तीसरा, 439 पढ़ो, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा लिबरल हुआ है कोर्ट। हाँ वो देखो है ना, पावर ऑफ द सेशन जज और हाई कोर्ट टू ग्रांट वे, तो इसमें बड़ा मतलब ब्रॉड पावर है सेशन जज को, जो वो आपको 347 में काफी वो मिल जाएगा। लेकिन जुरिस्डिक्शन वो ये सेशन जज करता है, इसलिए थोड़ा सा ये चीजें